नमस्कार, समाचारों में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रणव अग्निहोत्री। समाचारों में सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रदेश सरकार ने संभल में हुई हिंसा के लिए न्यायिक जांच के आदेश दिए। सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति देवेंद्र अरोड़ा और की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय आयोग का गठन। जुम्मे की नमाज के चलते संभल में हाई अलर्ट। श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही मस्जिद विवाद मामले में आज 7 रूल 11 याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। इसी विवाद पर गुरुवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट में हुई थी सुनवाई। हाईकोर्ट में अगली सुनवाई 4 दिसंबर को। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पौराणिक एवं ऐतिहासिक स्थलों के विकास पर दिया जाएगा जोर। सीएम योगी चित्रकूट में समीक्षा बैठक के साथ मंदाकिनी के रामघाट पर गंगा आरती में हुए शामिल। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वर्चुअल माध्यम से नेशनल सीड कांग्रेस का किया शुभारंभ। वाराणसी में 28 से 30 नवंबर तक चलने वाले 3 दिवसीय सम्मेलन में जुटे कई देशों के विशेषज्ञ। बीज उत्पादन से जुड़े मुद्दों पर हो रही है चर्चा। बरेली में राजीव राणा समेत 33 लोगों पर लगा गैंगस्टर। जमीन पर कब्जा करने के मामले पर हुई कार्रवाई। 22 जून को बरेली पीलीभीत बाईपास पर फिल्मी स्टाइल में की गई थी ताबड़तोड़ फायरिंग। और अब समाचार विस्तार से। सुप्रीम कोर्ट में आज संभल की शाही जामा मस्जिद के सर्वे के आदेश के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई होगी। इस याचिका में मस्जिद कमेटी ने एडवोकेट कमिश्नर के सर्वे को निचली अदालत के आदेश को सीधे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। अपनी याचिका में याचिकाकर्ता ने दावा किया है कि सर्वे जल्दबाजी में हुआ है, जिसके कारण इलाके में तनाव बढ़ा है। चीफ जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की बेंच पूरे मामले की सुनवाई करेगी। प्रदेश सरकार ने संभल में हुई हिंसा की न्यायिक जांच के आदेश दिए हैं। इस संबंध में गृह विभाग ने देर रात अधिसूचना जारी कर दी। हाईकोर्ट की सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति देवेंद्र अरोड़ा की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय आयोग गठित किया गया है। 2 माह में राज्य सरकार को रिपोर्ट देनी होगी। आयोग में सेवानिवृत्त डीजीपी AK जैन, सेवानिवृत्त अपर मुख्य सचिव अमित मोहन प्रसाद सदस्य होंगे। आयोग जांच करेगा कि 24 नवंबर को संभल में जामा मस्जिद बनाम हरिहर मंदिर विवाद में सर्वे के दौरान हुई हिंसा पूर्व नियोजित थी या सामान्य आपराधिक घटना थी। आयोग को 4 बिंदुओं पर जांच के आदेश दिए गए हैं। इसमें सुनियोजित षड्यंत्र, पुलिस द्वारा कानून व्यवस्था बनाए रखने के प्रबंध आदि पहलुओं की जांच की जाएगी। इस बीच आज संभल में जुम्मे की नमाज को लेकर हाई अलर्ट रखा गया है। जामा मस्जिद बनाम हरिहर मंदिर के संबंध में आज चंदौसी स्थित न्यायालय में पहली सुनवाई होनी है। वहीं जुम्मे की नमाज भी अदा की जाएगी। इसे लेकर जिला प्रशासन हाई अलर्ट पर है। संभल नगर में सीडीओ समेत कई जिला स्तरीय अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है। दरअसल 24 नवंबर को जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान मोहल्ला कोट गरबी में बवाल हो गया था। पथराव, आगजनी और गोलीबारी हुई थी। इस बवाल में 5 लोगों की मौत हो गई और 19 पुलिसकर्मी व अधिकारी घायल हुए थे। इस मामले की आज न्यायालय में सुनवाई होनी है। संभल हिंसा मामले में ये वो हथियार हैं जो बेगुनाहों के खून से रंगे हैं। पुलिस ने संभल हिंसा में इस्तेमाल अवैध हथियारों को बरामद किया है और इसका इस्तेमाल करने वालों की तलाश भी हो रही है। इलीगल वेपन्स वहां से रिकवर हुए हैं। अभी और भी पड़ताल चल रही है, हो सकता है और भी निकल सके। वहां पे मौके पर उसी दिन वहां से और वहां से कुछ दूरी पर से कई सारे वेपन्स रिकवर किए गए। संभल हिंसा के बाद पड़े पहले शुक्रवार को जुमे की नमाज को लेकर भी प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है और मुरादाबाद कमिश्नर अंजनेय कुमार ने साफ कहा है कि अगर किसी ने जुमे की नमाज को डिस्टर्ब करने की कोशिश की तो उसे माकूल जवाब दिया जाएगा। स्पष्ट है कि हमारी तैयारी पूरी है। जितने लोग जुमे की नमाज अदा करने जाएंगे, सामान्य तौर पर जो जहां नमाज अदा करता है वहां पे नमाज अदा करेगा। बाकी अगर कोई अगर इस तरीके की चीज जो अलग है, जो लॉ एंड ऑर्डर को डिस्टर्ब करने वाली करेगा, तो उसके लिए हम जवाब देने को तैयार हैं। इसके अलावा संभल हिंसा मामले में अभी तक कुल 28 लोगों को जेल भेजा जा चुका है। इन लोगों पर भीड़ को इकट्ठा करने और भड़काने के आरोप है, जबकि अब तक करीब 250 लोग चिन्हित हो चुके हैं जिनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। देखिए, संभल में स्थिति सामान्य है। बाजार और स्कूल वगैरह सब खुले हुए हैं। एहतियातन वहाँ पर इस समय फोर्स लगाई गई है। अभी तक जो गिरफ्तारियां थी, 27 गिरफ्तारी थी, उसमें एक व्यक्ति को 151 में चालान किया गया, तो उसको भी जेल भेजा जा चुका है। तो टोटल 28 लोग हैं जिनको जेल भेजा जा चुका है। और आज 3 लोगों को जो आपस में
उनकी बातचीत पकड़ी गई थी, जिसके आधार पर जिन्होंने भीड़ को इकट्ठा किया उनमें से 3 को हिरासत में लिया गया है और उनसे पूछताछ के आधार पर और भी लोगों को चिन्हित किया गया है। संभल में फिलहाल शांति कायम है और उम्मीद है कि जुमे की नमाज भी शांतिपूर्ण ढंग से होगी। श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद मामले में सुप्रीम कोर्ट में अन्य मामलों की वजह से बृहस्पतिवार को सुनवाई नहीं हो सकी। अब आज सेवर रूल 11 याचिका पर सुनवाई होगी। मुस्लिम पक्ष के अधिवक्ता तनवीर अहमद ने बताया कि 5 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने सेवर रूल 11 याचिका पर सुनवाई की थी। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्षों को जवाब दाखिल करने के लिए कहा था। उन्होंने बताया कि चारों मामलों में इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसलों को चुनौती दी है। इस बीच गुरुवार को मथुरा श्रीकृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद भूमि विवाद मामले की गुरुवार को सुनवाई इलाहाबाद हाईकोर्ट में हुई। सुनवाई में कोर्ट ने कहा कि मीडिया को श्री कृष्ण जन्मभूमि केस की गलत रिपोर्टिंग से रोकने के लिए कोर्ट ने आदेश जारी किया है। कोर्ट ने कहा कि गलत रिपोर्टिंग करने पर कंटेम्प्ट होगा। पूरे मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति राम मनोहर नारायण मिश्र की सिंगल बेंच 15 वादों की सुनवाई एक साथ कर रही है। हिंदू पक्ष अधिवक्ता सौरभ तिवारी, राणा प्रताप सिंह और राधेश्याम यादव ने कोर्ट में अपनी अपनी दलीलें दी कि हिंदू पक्ष के अधिवक्ताओं ने कोर्ट में दलीलें दी कि वहीं शाही मस्जिद ईदगाह की ओर से स्थगन प्रार्थना पत्र कोर्ट में दाखिल किया गया। मामले की अगली सुनवाई 4 दिसंबर को होगी। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मीडिया को लेकर एक रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर पास किया है और चूंकि हमारे जो कलीग्स थे वो उन्होंने कहा कि कोर्ट में जो है कभी कभी मीडिया जो है कोर्ट की ऑर्डर्स की गलत इंटरप्रिटेट करके और ऑर्डर जो है रिपोर्टिंग कर रही है। तो ऑनरेबल हाई कोर्ट ने एक ऑर्डर पास किया है कि जो मीडिया जो है इस मामले में गलत रिपोर्टिंग ना करे। गलत रिपोर्टिंग जो होने पे दैट विल अमाउंट टू द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। और ये ऑर्डर जो है अभी तो अपलोड नहीं हुआ है। ऑनरेबल हाई कोर्ट ने ओपन कोर्ट रूम में डिक्टेट किया है इस ऑर्डर को और फर्दर जो है सुनवाई 4 दिसंबर को दोपहर 2 बजे होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बृहस्पतिवार को एक दिवसीय दौरे पर चित्रकूट में जनप्रतिनिधियों एवं मंडल के अधिकारियों के साथ विकास कार्यों एवं कानून व्यवस्था की मंडलीय समीक्षा बैठक करेंगे कि इस दौरान उनके साथ जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह और श्रम एवं सेवायोजन राज्य मंत्री मनोहर लाल कोरी भी मौजूद रहे। बैठक में मुख्यमंत्री ने चित्रकूट के विकास के साथ ही ऐतिहासिक पौराणिक स्थलों के विकास को लेकर अधिकारियों से बातचीत की। इसके पश्चात मुख्यमंत्री रामघाट मंदाकिनी आरती स्थल पहुंचकर गंगा आरती में शामिल हुए और मंदाकिनी नदी की पूजा अर्चना की। वहीं मीडिया को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि चित्रकूट धाम को उसकी पौराणिक और ऐतिहासिक पहचान दिलाने के लिए हमारी सरकार पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है। यहां पर बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का लिंक एक्सप्रेसवे के लिए हम लोगों ने 1300 करोड़ रुपए सैंक्शन किए हैं और वह कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है। जमीन अधिग्रहण की कार्रवाई चल रही है। चित्रकूट के बाईपास के निर्माण का कार्य हो या फिर चित्रकूट से जुड़े हुए उन पौराणिक और ऐतिहासिक स्थलों का, चाहे वह लालापुर भगवान महर्षि वाल्मीकि जी की पावन जन्मस्थली के सुंदरीकरण और उसका पुनरुद्धार के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का कार्य हो, या संत तुलसीदास जी के पावन जन्मस्थली की सुरक्षा और उसके सुंदरीकरण के कार्यक्रम को, इसको हमारी सरकार तेजी के साथ आगे बढ़ा रही है। इसके अलावा यहां पर आध्यात्मिक और धार्मिक पर्यटन के साथ साथ यहां की इको टूरिज्म के लिए बेहतरीन सेंटर के रूप में इसको हम विकसित कर सके, इसके लिए रानीपुर का टाइगर रिजर्व को भी हम अच्छी ढंग से आगे बढ़ाना चाहते हैं। आज जब मैं यहाँ पे चित्रकूट आ रहा था तो मैं देख रहा था मंदाकिनी नदी में एक पुल है, सामान्य पुल है, बहुत पुराना है। मैंने उसके लिए नया पुल भी स्वीकृत करने की घोषणा की है कि यहाँ पे नया पुल बनना चाहिए, जिससे चित्रकूट की कनेक्टिविटी को और बेहतर किया जा सके। सुल्तानपुर की जयसिंहपुर विधानसभा क्षेत्र के ढेमा स्थित एक निजी विद्यालय में प्रदेश के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने राष्ट्रीय ध्वज पताका एवं हाई मास्क लाइट का उद्घाटन किया। परिवहन मंत्री ने संबल हिंसा पर मीडिया द्वारा किए गए सवाल पर कहा कि यह समाजवादी पार्टी की सरकार नहीं है, यहां योगी का राज है। जो भी दोषी पाया जाएगा सब पर कार्रवाई होगी।
मंत्री ने कहा कि जो गलत करेगा, जो प्रदेश के माहौल को खराब करने की कोशिश करेगा, उस पर कार्रवाई होगी। जो भी दोषी पाया जाएगा, ये जोगी जी की सरकार है, ये कानून का राज है, सब पर कार्रवाई होगी। जो गलत करेगा, जो प्रदेश को माहौल को खराब करने की कोशिश करेगा, उस पर कार्रवाई होगी। ये समाजवादी पार्टी की सरकार नहीं है कि पुलिस उपाधीक्षक को लखनऊ के हजरतगंज में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा घसीटा जाता हो। ये सरकार नहीं है, कानून का सरकार है, ये जोगी जी की सरकार है। यहाँ पर यदि सिपाही को कारण पकड़ेंगे तो सिपाही कलेजा निकलेगा। आजमगढ़ जिले के अतरौलिया तहसील बहेरा ग्राम सभा के भागीदारी पार्टी द्वारा आयोजित शोषित वंचित जनजागरण महासम्मेलन में पहुंचे पंचायती राज कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि विपक्ष के लोग हताश हैं। उन्होंने कहा कि एनडीए सरकार में मुसलमानों के 51 बच्चे आईएएस बने हैं और बड़ी संख्या में आईआईटी, मेडिकल एवं अच्छी शिक्षा में जा रहे हैं। इसलिए इसी बात को लेकर संभल में एक ही धर्म के लोगों में आपसी विवाद व झगड़े में दंगा हुआ। और भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन की जब से सरकार आई है, यूपी में 51 मुसलमानों के बच्चे आईएएस बने। बच्चे जाकर के अब आईटी कर रहे हैं, यार मेडिकल में जा रहे हैं, शिक्षा में अच्छी शिक्षा की तरफ बढ़ रहे हैं। तो हम लोग तो उनके साथ उड़ते हैं। तो इसी बात को लेकर मारपीट आपस में एक ही जाति के जैसे शेख सैयद पठान कह लीजिए, जोल्हा दुनिया अंसारी साईं दर्जी फकीर, 2 ग्रुप में झगड़ा आपसी हुआ। उसी रूप में दोनों में मारपीट हुई। आपस में ही ये तुल पकड़ा और तुल पकड़ने के बाद जब पुलिस गई वहां उसको शांति व्यवस्था कायम करने के लिए, तो विपक्ष के लोगों द्वारा ये आरोप लगाया जा रहा है। जो लोग आरोप लगा रहे हैं उनके बयान भी गलत आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि नहीं वहां पुलिस थी, तो आप तो थी तो वो महाभारत की तरह संजय की तरह देख रहे थे तो फोटो भी क्यों नहीं खींच लिया कि ये पुलिस इस तरह की हरकत कर रही है। तो ये इनके बयान हताशा और निराशा के हैं। नेशनल सीड कांग्रेस सरकार द्वारा आयोजित एक प्रमुख कार्यक्रम है। इसका उद्घाटन केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वर्चुअल माध्यम से किया। यह 3 दिवसीय सम्मेलन 28 से 30 नवंबर 2024 तक अंतर्राष्ट्रीय धान अनुसंधान संस्थान दक्षिण एशिया क्षेत्रीय केंद्र वाराणसी में किया जा रहा है। इस सम्मेलन में 700 से अधिक प्रतिनिधि, जिसमें विशेषज्ञ, नीति निर्माता, उद्योग जगत के नेता, शोधकर्ता और किसान शामिल हैं। बीज क्षेत्र से जुड़े प्रमुख मुद्दों और प्रगति पर चर्चा करेंगे। उद्घाटन समारोह में कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही समेत अन्य प्रतिष्ठित गणमान्य व्यक्तियों ने भाग लिया। इसमें एक प्रदर्शनी भी लगाई गई है, जिसमें अनेक कृषि संस्थान, कृषि विज्ञान केंद्र और किसानों ने स्टॉल लगाए हैं और अपने उत्पादों का प्रदर्शन कर रहे हैं। ईशानी एग्रो फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी में 1000 शेयर होल्डर सदस्य हैं, जो कि चंदौली जनपद में अपने फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन का काम कर रहा हूं। और इसमें हम लोग अभी जो ईरी में 28, 29, 30 नेशनल सीड कांग्रेस जो हो रहा है, उसमें अपने स्टॉल के द्वारा आदम चीनी जीआई राइस के बारे में पार्टिसिपेट यहाँ किया हूँ। और इसके चावल में जो है तमाम बहुत ही, एक तो ये एरोमेटिक है और खाने में बहुत सुगंधित है, और खाने के बाद इसकी जो है डाइजेशन बहुत ही अच्छा है। तो इसको लेकर हम लोगों ने यहाँ ईरी में जो है, जो 3 दिवसीय नेशनल सीड कांग्रेस का मेला हो रहा है, उसमें हम लोग यहाँ पे उपस्थित हैं। देखिए, 13वीं सीड कांग्रेस ईरी और एनएसआरटीसी के साथ मिला के कोलैबोरेशन में मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंतर्गत किया गया है। और निश्चित रूप से ये कैंपस एनएसआरटीसी का कैंपस है, जिसमें हम दोनों ने साथ साथ इसको किया हुआ है। ऑर्गेनाइज करने का स्थान की जहाँ तक बात की जाए तो ये मेन शहर में है, बनारस में है, और काफ़ी सुविधाजनक लोकेशन पे है। तो इसलिए यहाँ एक्सेस बहुत अच्छा है, इसलिए इसको यहाँ ऑर्गेनाइज किया गया है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की इकाई पत्र सूचना कार्यालय लखनऊ ने गुरुवार को लखनऊ विश्वविद्यालय के पत्रकारिता विभाग में एक वर्कशॉप का आयोजन किया। इसका उद्देश्य मीडिया छात्रों और प्रोफेशनल्स को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आह्वान किए गए क्रिएट एंड इन इंडिया वेब्स 2025 चैलेंज के बारे में जागरूक करना था। पीआईबी लखनऊ के निदेशक मनोज कुमार वर्मा ने कहा कि वेब्स 2025 युवाओं के लिए एक बड़ा अवसर है। मीडिया और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में न केवल उच्च आय बल्कि रचनात्मकता और नवाचार के अनगिनत अवसर मौजूद है। यह अभियान भारतीय डिजिटल कंटेंट को वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाने का प्रयास है। इस अवसर पर पत्रकारिता विभाग के अध्यक्ष मुकुल श्रीवास्तव ने कहा कि यह पहल डिजिटल मीडिया और ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को नई दिशा देगी। माननीय प्रधानमंत्री जी के दिशा निर्देशन और उनके
मार्गदर्शन में भारत इस विश्व की पहली वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट समिट जो 5 से 9 फरवरी 2025 को भारत मंडपम नई दिल्ली में आयोजित होगी, वो करने जा रहा है। भारत विश्व का पहला ऐसा देश है जो इस तरह की किसी विश्व स्तरीय समिट का आयोजन कर रहा है। और उसी समिट के प्रचार के क्रम में क्रिएट इन इंडिया चैलेंज जो चल रहा है, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रतिभागियों को रजिस्टर करवाने, भाग लेने के उद्देश्य से वेव्स आगामी फरवरी में एक अंतर्राष्ट्रीय समिट होने जा रही है, जिसमें दुनिया भर के क्रिएटर्स भी शामिल होंगे और भारत की तरफ से जो लोग न्यू मीडिया में काम कर रहे हैं उनका एक कार्यक्रम होगा। एक तरीके से आप एक ओलंपिक समझ सकते हैं, जो न्यू कंटेंट क्रिएटर्स हैं उनके लिए। वहाँ उनको अपनी प्रतिभाएं दिखाने का मौका मिलेगा और अगर उनकी प्रतिभा जूरी को समझ में आती है तो चुने जाने के बाद जापान में उनको ट्रेनिंग मिलेगी। और उसके अलावा भारत सरकार वो एक बहुत बड़ा कैश प्राइज भी दे रही है। अयोध्या के चतुर्दिक विकास के लिए अब अयोध्या से गोंडा व गोंडा से बहराइच 4 लेन सड़क बनाने का प्रस्ताव शासन को भेजा जाएगा। इसकी चर्चा गुरुवार को अयोध्या के मंडलायुक्त सभागार में पूर्वांचल विकास बोर्ड की बैठक में हुई। पूर्वांचल विकास बोर्ड के उपाध्यक्ष नरेंद्र सिंह व कमिश्नर गौरव दयाल की मौजूदगी में बैठक संपन्न हुई। बैठक में पूर्वांचल के 28 जिलों के सदस्य मौजूद रहे। इस दौरान अयोध्या के विकास को लेकर चर्चा हुई। पूर्वांचल विकास बोर्ड के उपाध्यक्ष नरेंद्र सिंह ने बताया कि पूर्वांचल के विकास को लेकर बोर्ड गंभीर है। बोर्ड के सदस्यों ने अपने अपने जनपदों के विकास कार्यों को लेकर अपना अपना प्रस्ताव रखा, जिसे शासन को भेजा जाएगा। पूर्वांचल विकास बोर्ड की अयोध्या मंडल की ये दूसरी बैठक है। लगभग 2 वर्ष पूर्व अयोध्या मंडल की बैठक हुई थी। आज उसकी समीक्षा भी की गई। जो काम चल रहे हैं उनको तेज किया जाए और अयोध्या को चारों ओर से विकसित किया जाए। जैसे इसकी चर्चा हुई कि अयोध्या से गोंडा की 4 लेन बनाई जाए, इसकी चर्चा हुई गोंडा से बहराइच को भी 4 लेन बनाया जाए। अयोध्या की जो रिंग रोड बन रही है, एक महत्वाकांक्षी योजना है, उसको शीघ्र पूर्ण किया जाए। इन सब विषयों पर विस्तार से चर्चा हुई है और काम तेजी से चलेगा, ऐसा आश्वासन अधिकारियों ने दिया है। पूर्वांचल विकास बोर्ड गठित किया गया है, 2018 में गठन हुआ था इसका, और उसका उद्देश्य ये है कि कैसे हम लोग बैलेंस्ड डेवलपमेंट पूरे पूर्वांचल में ला सकें। उस पर एक ये परामर्शी संस्था है और इसमें सदस्य हैं जो कि जमीनी हकीकत को जानकर और इसको फिर शासन तक, अधिकारियों तक पहुंचाते हैं और इनके सुझावों के आधार पे, इनके रिकमेंडेशन के आधार पे इस योजनाओं को हम लोग कंसीव करके और वो सबमिट करते हैं शासन में, और उसके आधार पे बहुत सारी योजनाएं स्वीकृत भी होती हैं। तो उन्हीं सभी विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई थी। मंडल के सभी अधिकारी मौजूद थे यहाँ पे, 5 जिले के CDOs थे। तो जो आप लोगों की जानकारी में जो चीजें थी जिनमें सुधार की गुंजाइश है, वो उस पर चर्चा हुई। और कुछ जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर के कुछ गैप्स थे जिनको भरने की आवश्यकता है, उन पर चर्चा हुई। तो सब अधिकारियों ने जहाँ पर जो प्रोग्रेस थी या जो अलग अलग स्टेजेस हैं प्रोजेक्ट कंसेप्शन से लेकर सबमिशन तक, उन सब के बारे में अवगत कराया। और जहाँ पर अभी कुछ नहीं हुआ है वहाँ पे हम लोगों ने समय से उन प्रोजेक्ट्स को कंसीव कर, उनको प्रोजेक्ट्स को बना के उसको सबमिट करने के लिए आश्वस्त किया गया। बरेली के चर्चित पीलीभीत बाईपास पर हुए गोलीकांड की घटना में एक बार फिर बड़ी कार्रवाई की गई है। भूमाफिया राजीव राणा समेत उनके गैंग के 33 लोगों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई की गई है। इस मामले में भूमाफिया राजीव राणा की कभी भी गिरफ्तारी हो सकती है और उसकी संपत्ति को जब्त किया जा सकता है। 22 जून को बरेली पीलीभीत बाईपास पर फिल्मी स्टाइल में ताबड़तोड़ फायरिंग की गई थी। घटना के बाद पुलिस ने इस मामले को लेकर सख्त कार्रवाई की और 33 लोगों को गिरफ्तार कर उन्हें जेल भेजा था। वहीं इन अपराधियों की संपत्तियों पर बुलडोजर चलाया गया। अब ये सभी अपराधी जमानत पर जेल से बाहर है, जिसमें एक बार फिर पुलिस ने गैंगस्टर की कार्रवाई की है। एक गैंग जिसका लीडर राजीव राणा व उसके गैंग के सदस्य, उसके समेत 33 लोगों पे एक गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत मुकदमा दर्ज किया गया है। इस गैंग के द्वारा पूर्व में सरकारी भूमि व अन्य भूमियों पर अवैध कब्जा करने के लिए क्रिमिनल प्रयास किए गए और इनके द्वारा इज्जत नगर थाने के अंतर्गत एक बड़ी घटना भी कारित की गई पीलीभीत बाईपास पे। उसके उपरांत इस गैंग के कई मेंबर्स को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया था और आज इनके विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत कड़ी कार्रवाई करते हुए मुकदमा दर्ज कराया गया है।
इस गैंग में 33 लोग हैं, गैंग लीडर समेत, और जो भी गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत आगे की कार्रवाई है, संपत्ति जब्तीकरण की 14(1) के अंतर्गत यह कार्रवाई भी की जाएगी। जनपद अलीगढ़ में गरीब परिवारों को विकास के लिए प्रदेश सरकार ने जीरो पावर्टी योजना शुरू की है। प्रदेश सरकार ने जिले के हर ग्राम पंचायत से 25-25 निर्धन परिवारों का चयन किया है। मुख्य विकास अधिकारी प्रखर सिंह ने बताया कि इसके लिए गांव-गांव सर्वे का कार्य शुरू कर दिया गया है। 850 ग्राम पंचायतों में 2010 पंचायत सहायक बीसी सखी द्वारा सर्वे कर जल्द ही इस लक्ष्य के सापेक्ष परिवारों का चयन कर योजना पर अमल शुरू हो जाएगा। चयनित परिवारों के लिए राशन से लेकर आवास, शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार की व्यवस्था सरकार करेगी। वहीं नगला पूसा के रहने वाले भूप सिंह ने बताया कि 25 साल से झोपड़ी में रह रहे हैं। सर्वे के बाद अब लग रहा है कि जल्द ही सरकार की सभी योजनाओं का लाभ मिलेगा। इसमें हम लोग जो निर्धनतम 20 से 25 परिवार हर ग्राम पंचायत में हैं, उनको चिन्हित कर रहे हैं, और इसके बाद जब चिन्हित हो जाएंगे 2 से 3 महीने के बाद इनको जो है सारी जो सरकार की योजनाएं हैं उससे सैचुरेट करने का कार्य किया जाएगा। जिस भी परिवार को 3 या उससे ज्यादा वोट मिल जाएंगे वो उस 20 से 25 निर्धनतम परिवारों के लिस्ट में सम्मिलित हो जाएगा। जब हमें इसकी सूची मिल जाएगी 20 से 25 परिवार जो हर ग्राम पंचायत में इसकी सूची जब मिल जाएगी तो उसको फिर हम जितनी भी सरकार की योजनाएं हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास हो, राशन कार्ड हो, आधार हो, जितनी भी हमारी योजनाएं चलती हैं उससे उसको सैचुरेट करने का हम कार्य करेंगे। जो भी सुविधाएं हैं ग्रामवासियों को, जो गरीब अति गरीब हैं, उनके लिए जल्दी से जल्दी सुविधाएं दी जाएंगी सरकार की तरफ से। सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। 25 साल है गई झोपड़ी में रहते लाभ मिले कोई योजना को और टीम आई सर्वे करके ले जा रही है। टीम आई थी, सर्वे करके ले गई है और सरकार का फायदा मिलेगा, उसमें सहयोग मिलेगा। लखनऊ के आरडीएसओ स्टेडियम में इनो रेल इंडिया 2024 प्रदर्शनी 28 नवंबर से शुरू हो गई है, जो 30 नवंबर तक चलेगी। इसमें देश विदेश की कंपनियां आई हुई हैं जो रेलवे से जुड़ी अपनी टेक्नोलॉजी और इनोवेशन को यहां प्रदर्शित कर रही हैं। इनो रेल प्रदर्शनी के बारे में ज्यादा जानकारी के लिए दूरदर्शन संवाददाता दुर्गा शर्मा ने आरडीएसओ लखनऊ के महानिदेशक उदय बोरवड़कर से विशेष बातचीत की। देखिए ये रिपोर्ट। भारतीय रेलवे टेक्नोलॉजी के साथ मिलकर नित्य नए प्रयोग कर रहा है, इनोवेशन कर रहा है, और इसी इनोवेशन को लोगों तक पहुंचाने के लिए और जो इसका हिस्सा है उनको एक बड़ा प्लेटफॉर्म देने के लिए यहाँ आरडीएसओ लखनऊ जो स्टेडियम है वहां पर एक इनो रेल प्रदर्शनी आज से शुरू हुई है जो 3 दिन तक चलेगी। और इसके बारे में ज्यादा बातचीत करने के लिए आरडीएसओ के महानिदेशक दूरदर्शन के साथ हैं। ये जो इनो रेल प्रदर्शनी है ये एक्चुअली अब ये एक इंटरनेशनल प्रदर्शनी है और इसमें देश विदेश से एग्जिबिटर्स जो रेल रोड सेक्टर से जुड़े हुए हैं, जो नई नई टेक्नोलॉजीज प्रोवाइड कर सकते हैं या कर रहे हैं, वो अपने प्रोडक्ट्स यहाँ पे डिस्प्ले कर रहे हैं। तो हमारा जो ये नाम है प्रदर्शनी का वही इनो रेल है, मतलब इनोवेशन इन रेलवेज। तो नए नए विचार, नए आइडियाज, नई टेक्नोलॉजी जो रेल के सफर को और अच्छा, आरामदायक और सेफ और रिलायबल बना सके, उसके लिए ये प्रदर्शनी है। सर, आपने कहा कि इंटरनेशनल एग्जीबिशन है, तो देश के बाहर से भी कहाँ से लोग यहाँ पर आए हुए हैं? विभिन्न देश जो हैं जो रेल रोड्स में ज्यादा काम करते हैं, जैसे जर्मनी है, ऑस्ट्रिया है, ऑस्ट्रेलिया है, रशिया है, यूके है, इस तरह के जो देश हैं जो जहाँ पे रेल रोड सिस्टम्स काफी डेवलप्ड हैं, वो अपनी टेक्नोलॉजीज, नई टेक्नोलॉजीज यहाँ पे प्रदर्शित कर रही हैं। हमारे उच्चाधिकारी जो भारतीय रेल के हैं, न सिर्फ आरडीएसओ के, लेकिन भारतीय रेल से भी कई अधिकारी यहाँ पर आए हैं, इवन रिटायर्ड अधिकारी भी आए हैं, और हम सभी इन स्टॉल्स पे व्यक्तिगत रूप से जाके और हर एक स्टॉल को अच्छे से देखेंगे, उनकी क्या टेक्नोलॉजिकल ऑफरिंग है उसको समझेंगे। और न सिर्फ आज और कल और परसों, बल्कि मैं तो इससे व्यक्तिगत रूप से इसकी तैयारियों से भी जुड़ा हुआ हूं ताकि तैयारियां बहुत अच्छी हों, और कल भी हमने बहुत समय बिताया है इस बात के लिए। आप आश्वस्त रहें, सभी लोग आश्वस्त रहें कि हम हर एक स्टॉल को बहुत गौर से देखने वाले हैं और उनसे हमें बहुत अच्छे टेक अवेज और लर्निंग्स मिलने वाली हैं। एक बड़ा प्लेटफॉर्म यहाँ आरडीएसओ ने दिया है। आरडीएसओ स्टेडियम में ये एग्जीबिशन 30 तारीख तक लगी रहेगी और कोई भी यहाँ पर आकर रेलवे को समझ सकता है, आरडीएसओ की वर्किंग को समझ सकता है और आरडीएसओ क्या नया लेकर आया है, रेलवे क्या इनोवेशन कर रहा है, उसको जान सकता है। कैमरामैन आशुतोष गुप्ता के साथ दुर्गा शर्मा, दूरदर्शन उत्तर प्रदेश।
मेडिकल ऑफिसर्स बेसिक कोर्स 249 के सफल समापन पर ऑफिसर्स ट्रेनिंग कॉलेज, आर्मी मेडिकल कोर्स सेंटर और कॉलेज लखनऊ में आज एक कोर्स समापन परेड की गई। 9 सप्ताह का कोर्स युवा सशस्त्र बलों को गहन युद्ध चिकित्सा सहायता प्रशिक्षण प्रदान करता है। सशस्त्र बल चिकित्सा और दंत चिकित्सा अधिकारियों को प्रभावी ढंग से अपने कर्तव्यों का पालन करने और सशक्त बनाने के लिए यह पाठ्यक्रम संचालित किया जाता है। इस पाठ्यक्रम में त्रिसेवा प्रतिनिधित्व वाली 26 महिला अधिकारियों सहित 123 अधिकारी शामिल थे। परेड को सैन्य परंपराओं के साथ आयोजित किया गया। कोर्स समापन परेड की समीक्षा लेफ्टिनेंट जनरल शिवेंद्र सिंह, कमांडेंट एएमसी सेंटर और कॉलेज ऑफ प्रभारी अधिकारी एएमसी रिकॉर्ड्स द्वारा की गई। कैप्टन आकाश के एम को पाठ्यक्रम का सर्वश्रेष्ठ ऑलराउंड अधिकारी चुना गया और उन्हें कमांडेंट रोलिंग ट्रॉफी प्रदान की गई और फील्ड इवेंट में सर्वश्रेष्ठ अधिकारी के लिए कैप्टन अमित कुमार को मेजर लैशराम ज्योतिन सिंह अशोक चक्र मेमोरियल ट्रॉफी से भी सम्मानित किया गया। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।